एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले बात करते हैं अपने स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम कितने प्रकार के होते हैं, स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त किए जाते हैं। ऐसे देखो कि ये पदार्थ है, पदार्थ को अपने ने क्या किया, पदार्थ को गर्म किया, हीट दी इसको। गर्म करने पर पदार्थ को कुछ समय तक गर्म करेंगे तो पदार्थ से विकिरणें उत्सर्जित होने लग जाएगी। जैसे इस पदार्थ से विकिरणें उत्सर्जित हो रही है, यानी कि इससे रेडिएशन निकलने लगी। इन रेडिएशन को क्या किया, एक स्लिट से गुजारा। ये मान लो कि क्या रख दिए इसके सामने, स्लिट रख दी, स्लिट से गुजारा। स्लिट के आगे क्या रख दिया गया है, एक प्रिज्म रख दिया गया है। प्रिज्म ये लगा होता है स्पेक्ट्रोमीटर में, यानी कि ये स्पेक्ट्रोमीटर से अपने स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रही हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर के सामने जब यहाँ से जो रेडिएशन आएगी वो स्पेक्ट्रोमीटर से गुजरेगी तो क्या होगा, इसका आगे, इसके आगे एक फोटोग्राफिक प्लेट होती है। तो ये फोटोग्राफिक प्लेट है, तो फोटोग्राफिक प्लेट पर इसकी क्या बन जाएगी, एक फोटो बन जाएगी। इसी फोटो को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक है एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रा क्यों कहा है, क्योंकि सबसे पहले पदार्थ को पदार्थ के रूप में हो सकता है कि कोई एटम हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है कोई आयन हो, इनमें से कोई हो सकता है। तो अब इसको हीट किया, रेडिएशन निकली, स्पेक्ट्रोमीटर की सहायता से इसका क्या ले लिया, स्पेक्ट्रम ले लिया। इसकी जो फोटोग्राफिक प्लेट पर जो भी इसका जो फोटो बनती है, इसी को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इस स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्यों कहा है, क्योंकि इसको पहले हीट दी तब इससे विकिरणें यानी कि रेडिएशन बाहर निकलने लगी, इन्हीं रेडिएशन को से अपने स्पेक्ट्रम लिया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया एमिशन स्पेक्ट्रम। अब दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, कुछ रेडिएशन जैसे देखो आ रही है, कहाँ से रही है, ये कोई सोर्स है, कोई स्रोत है। जैसे मान लो कि सन से आ रही है या फिर बल्ब से आ रही है, तो कोई भी स्रोत से आ रही है। इस आती हुई क्या किए, अपने पदार्थ रखा है। देखो यहाँ पर तो पदार्थ को गर्म कर रहे थे तब इनसे विकिरण निकले थे। अब यहाँ से कोई पहले से ही आ रही है, उसके रास्ते के अंदर क्या रख दिया, पदार्थ रख दिया। वही बात है, पदार्थ हो सकता है कोई एटम हो सकता है कोई मॉलिक्यूल हो सकता है कोई आयन हो, या फिर हो सकता है कोई अन्य हो। तो इनके सामने रख दिया तो कुछ पदार्थ क्या करेगा, कुछ विकिरणों का क्या कर लेगा, अवशोषण कर लेगा। कुछ विकिरणों का क्या किया, इन्होंने अवशोषण किया और शेष को क्या कर दिया, इसने जाने दिया। अब जो विकिरण है उसके सामने स्लिट रखकर यही वो स्पेक्ट्रोमीटर से स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। यहाँ पर फोटोग्राफिक प्लेट रख दी तो स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। इस स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे, अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण क्यों किया है, क्योंकि जो विकिरण आ रही थी, जो रेडिएशन आ रही थी, पदार्थ ने उस रेडिएशन के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पड़ गया। अब देखो दो प्रकार के एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम प्राप्ति के लिए अपने सबसे पहले जिसका भी अपने एमिशन स्पेक्ट्रम लेना है उसको पहले गर्म किया जाता है। गर्म करने से क्या होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो कोई जो निम्न सेल है उससे इलेक्ट्रॉन छलांग लगाकर कहाँ चले जाते हैं, उच्च कक्षा में चले जाते हैं। जैसे इस प्रकार से है, जो निम्न सेल वाले कहाँ चले गए, उच्च कक्षा में। जैसे मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन थे, अब कहाँ पहुँच गए, कोई यहाँ पहुँच गया, कोई यहाँ पहुँच गया। अब फिर क्या होगा, फिर ये वापिस आएंगे, फिर ये वापिस नीचे आएंगे तो क्या करेंगे, जब गए थे तो ऊर्जा का अवशोषण किया, तब वापस आएंगे तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे, ऊर्जा का एमिशन करेंगे, और इसी एमिशन युक्त ऊर्जा का अपने स्पेक्ट्रम लिया, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, एमिशन स्पेक्ट्रम। और यहाँ पर क्या है, जो लाइट आ रही थी, जो रेडिएशन आ रही थी, उसके सामने कुछ पदार्थ को रख दिया। तो इसमें जो पदार्थ के अंदर जो परमाणु, एटम या मॉलिक्यूल या कोई आयन है, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो छलांग लगाकर अब कहाँ पहुंचे हैं, उच्च कक्षा में गए हैं। अभी गए हैं तो कुछ ऊर्जा का अवशोषण किया है, एब्जॉर्प्शन किया, इसीलिए स्पेक्ट्रम को क्या कहेंगे अपने, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
चाहे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो, चाहे अवशोषण स्पेक्ट्रम हो, यानी कि एमिशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो, ये आगे दो प्रकार के हो सकती हैं। यदि स्पेक्ट्रम लगातार प्राप्त हो तो उसको कहा जाता है कंटिन्यूस, और यदि स्पेक्ट्रम में बीच बीच में खाली स्थान आ जाए तो इसको कहा जाता है डिसकंटिन्यू। चाहे इस प्रकार का हो तो भी ये दो प्रकार का होगा, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस। फिर कंटिन्यूस हो चाहे डिसकंटिन्यूस, आगे फिर दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और बैंड, रेखीय और बैंड। यदि रेखाएं प्राप्त होती है स्पेक्ट्रम में तो उसको कहा जाता है रेखीय स्पेक्ट्रम, और रेखाएं प्राप्त न होकर यदि बैंड के रूप में प्राप्त होता है, यानी कि एक विशेष प्रकार के निश्चित बैंड प्राप्त होते हैं, जैसे सूर्य का स्पेक्ट्रम है तो उसमें बैंड प्राप्त होते हैं, जैसे रंगों का एक निश्चित क्रम होगा, जैसे अपने नाम दे दिया विबग्योर। विबग्योर का मतलब है नीचे नीचे वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इस प्रकार से जो रंग प्राप्त होती हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, विब गयोर, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो यानी कि इस प्रकार से रंगों के बैंड प्राप्त होंगे, और जो नया रंग प्राप्त शुरू होता है तो पहला रंग समाप्त होने से पहले दूसरा शुरू हो गया, और दूसरा अगला फिर शुरू हो गया, यानी कि एक दूसरे से ओवरलैप हुए हैं। तो इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को कौन सा स्पेक्ट्रम कहेंगे? बैंड स्पेक्ट्रम कहेंगे। और बीच बीच में कोई रेखाएं प्राप्त हो तो उसको क्या कहेंगे? रेखीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का, एमिशन और एब्जॉर्प्शन। प्रत्येक है वो फिर आगे दो प्रकार के, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस। फिर प्रत्येक दो प्रकार के हैं, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड, रेखीय बैंड। कंटिन्यूस का अर्थ होता है सतत, यानी कि लगातार। डिसकंटिन्यूस का मतलब टूटा हुआ है बीच में से। एक और ध्यान देना, जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है उस स्पेक्ट्रम में क्या होता है, ज्यादातर पार्ट काला होता है, बीच बीच के अंदर चमकीली लाइनें प्राप्त होंगी, ब्राइट लाइनें प्राप्त होंगी। जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ज्यादातर क्या होगा? चमकीला होगा, और बीच बीच में क्या होगी? डार्क लाइनें होगी। जैसे अपने सूर्य से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त करें तो ये मुख्य रूप से जो येलो कलर है उसके अंदर काली लाइनें प्राप्त होती है। अपने एग्जाम में आता है कि एटम का स्पेक्ट्रम कैसा होता है और मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम कैसा होता है। तो ये ध्यान देना, एटम का स्पेक्ट्रम है वो असतत होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, जबकि मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है? सतत होता है, यानी कि कंटिन्यूस होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसा नील्स बोर ने कहा था। जैसे मान लो कि ये नाभिक है, कोई नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही है इलेक्ट्रॉन। मान लो कि ये पहली कक्षा है, चक्कर लगा रही है, फिर दूसरी कक्षा है, फिर तीसरी कक्षा है, फिर चौथी कक्षा, इस प्रकार से। तो इसको मान लो आप, इसको मैं इस प्रकार से बना देता हूँ। लगाते तो वृत्ताकार है लेकिन फिर भी मैंने इस प्रकार से बना दिया। ये प्रथम कक्षा है तो यानी कि n बराबर 1 है। इसके ऊपर ये दूसरी कक्षा है, n बराबर 2 है। ये थर्ड सेल, फोर्थ सेल, 5 सेल, 6 सेल, इस प्रकार से। और नंबर ऑफ सेल हो सकती है अनंत, इन्फिनाइट हो सकती है। अब देखो, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को जब ऊर्जा मिलती है तो वो छलांग लगाकर ऊंची कक्षाओं में चले जाते हैं। जैसे मान लो कोई यहाँ पर था, कोई इलेक्ट्रॉन, उसको ऊर्जा मिली, यहाँ पहुँच गया, और ऊर्जा मिल गई तो यहाँ पहुँच गया, और ऊर्जा मिल जाए तो यहाँ पहुँच जाता है। ये एनर्जी का सूत्र मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर के नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल में आपको बताया था कि इसकी ऊर्जा होती है -13.6, 3.4, 1.5, 1.8, 5.54। इस प्रकार से इनकी ऊर्जा होती है। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऊर्जा बढ़ती जाती है। अब देखो तो इनके एनर्जी का गैप निश्चित होता है। ये 10.2 होता है, ये 12.1 होता है, ये 12.85 होता है। दोबारा सुने, 10.2, 12.1, 12.85, 13.06, इस प्रकार से। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक जाना है कोई, तो उसको एनर्जी चाहिए 13.06। तो जितनी भी ऊर्जा मिलती है उसके हिसाब से ये यहाँ से ऊपर पहुँच जाते हैं। जब ऊपर पहुँचा हुआ इलेक्ट्रॉन वहाँ पर ऐसा ही होता है, कुछ समय ठहरता है फिर वापस आता है। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन यदि प्रथम कक्षा में आता है
ये फर्स्ट सेल में आता है ना, तो इस श्रेणी को कहा जाता है लाइमन श्रेणी। कहीं से भी यदि फर्स्ट सेल में आता है तो उसको कहेंगे लाइमन श्रेणी। हो सकता है कि दूसरी से पहली में आई, तीसरी से पहली में आए, चौथी से पहली में आए, पांचवी से पहली में आए, छठी से पहली में आए, कहीं से भी पहली में आए तो इस श्रेणी को कहा जाता है लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। आएगा किसमें? n बराबर 1 में। तो इसके लिए जिसमें आता है उसको तो कहा जाता है n1। तो ये 1 में आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? या तो दूसरी से आ रहा है, तीसरी से, चौथी से, या ऊपर पांचवी, छठी, इस प्रकार से। इसी प्रकार दूसरी जो सीरीज बनती है उसको कहा जाता है बायमर श्रेणी, क्योंकि इसकी खोज बायमर नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसकी खोज लाइमन नाम के वैज्ञानिक ने की थी। वैज्ञानिक के नाम पर है। यदि कहीं से भी इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में आता है तो इसको कहा जाता है बायमर सीरीज। तो यह श्रेणी सबसे इंपॉर्टेंट होती है, बायमर श्रेणी। क्यों होती है? क्योंकि जैसे ये पहली श्रेणी थी, कौन सी थी? पहली। तो पै से पै मिला देना, कौन से क्षेत्र में थी? पैरा बैंगनी में। पहली होती है वो पैरा बैंगनी में, यानी कि यूवी रीजन में होती है, अल्ट्रावायलेट में। ये दूसरी श्रेणी है तो ये दृश्य में, दै से दै मिला देना, ये दूसरी श्रेणी बनी है ना, तो कौन से में? दृश्य में। दृश्य का मतलब है विजिबल लाइट, विजिबल यानी दृश्य क्षेत्र की होगी। तो ये जो ऊपर से नीचे आएगी, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगी वो प्रकाश अपने को दिखाई देगा, क्योंकि दृश्य क्षेत्र है। आप जानते हो दृश्य क्षेत्र की रेंज होती है वो 4000 से 8000 आर्गस्ट्रॉम होती है, या कई अलग वैज्ञानिकों के हिसाब से कई 3800 से 7700 आर्गस्ट्रॉम बताते हैं। तो अपने सर्वमान्य यही है कि 4000 से 8000 आर्गस्ट्रॉम वाली विकिरण होती है, वो दृश्य क्षेत्र की होती है। 8000 आर्गस्ट्रॉम में। नैनोमीटर में कितनी हो जाएगी? 400 से 800 नैनोमीटर का प्रकाश होता है, वो दृश्य होता है। तो बायमर श्रेणी होती है वो कौन से क्षेत्र में बढ़ती है? दृश्य में। दृश्य का मतलब 400 से 800 नैनोमीटर, और आर्गस्ट्रॉम में 4000 से 8000। नैनो का मतलब 10⁻⁹ मीटर, आर्गस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। यदि कहीं से भी तीसरी कक्षा में छलांग लगाता है तो इसे श्रेणी को कहा जाता है पांचचन श्रेणी। कौन सी श्रेणी? पांचचन श्रेणी। तो n1 बराबर तो 3, और आई कहाँ से है? चौथी से, पांचवी से, छठी से। इसी प्रकार कोई चौथी में छलांग लगाता है, इसको ब्रैकेट कहा जाता है, यानी कि आई तो चौथी में है, n1 का मान तो 4, और कहाँ से? पांचवी से आ सकता है, छठी से, सातवीं से, इस प्रकार से। इसी प्रकार से फंड में कहाँ पर आएगी? पांचवी में आएगी, ऊपर की कक्षाओं से। और एम्फ्री ये नहीं खोजी गई है, ये कहाँ पर आता है? छठी में आता है। कहाँ से? ऊपर की कक्षाओं में। तो इस प्रकार से है इसके नाम कि लाइमन, बायमर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और एम्फ्री। तो ये तो वैसे नाम ध्यान में रह जाती है। कहीं से भी पहली कक्षा में आई, तो पहली मैंने नीचे बनाई है क्योंकि नाभिक जैसे मान लो यहाँ है, तो ये पहली श्रेणी कहीं से भी पहली कक्षा में आए n बराबर 1 में, यानी कि पहली कक्षा में आए n1 का मान 1, n2 का मान ऊपर से 2, 3, 4। कहीं से भी दूसरी में आए, दूसरी कक्षा में आए तो दूसरी श्रेणी बता दी, यानी कि n1 का मान क्या है? 2। कहीं से भी तीसरी में आए तो n1 का मान क्या है? 3। कहीं से भी चौथी में आए तो n1 का मान क्या है? 4। कहीं से भी पांचवी में आए, कहीं से भी छठी में आए। इसलिए मैंने पहली को नीचे लिखा है डायमंड, बायमर, पास्चन, ब्रैकेट, फंड और एम्फ्री। अब देखो पहली पराबैंगनी में, अल्ट्रावायलेट में, बाकी किस में होगी? दूसरी दृश्य में, विजिबल में, और बच गई वो सभी किस में होगी? IR क्षेत्र में होगी, यानी कि अवरक्त क्षेत्र में। पहली पराबैंगनी में, दूसरी दृश्य में, और बाकी अवरक्त क्षेत्र में होगी। अब इसमें तरंग संख्या व तरंग दैर्घ्य निकालने का एक सूत्र होता है। तरंग संख्या तो न्यू बार होती है, न्यू बार बराबर होता है 1/λ। इसका ये सूत्र होता है RH 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। और RH होता है ये रीडबर्ग नियतांक होता है। RH रीडबर्ग नियतांक होता है, जिसका मान होता है 109,678। कई जगह 677 लिखा आता है, ज़्यादातर जगह 678 सेमी की इनवर्स, 109,678 सेमी की इनवर्स। और n1 1/n1 की स्क्वायर
-1/n2 n1 जहाँ पर आता है, जैसे लाइमन है तो n1 का मान क्या आ जाएगा 1, तो 1 आएगी। बामर है तो n1 का मान क्या आ जाएगा 2, आ कहाँ रहा है 2 में। यहाँ पर जैसे पास्चन है तो n की जगह क्या आ जाएगा 3, और ब्रेकेट है तो n1 की जगह क्या आ जाएगा 4, फंड है तो n की, और कहाँ से आ रहा है, जैसे मान लो लाइमन की पहली रेखा, आप कैसे कहेगा कि लाइमन श्रेणी की पहली रेखा, इसका मतलब n2 का मान क्या है 2, दूसरी रेखा के लिए n2 का मान क्या हो जाएगा 3, तीसरी रेखा के लिए n2 का मान कितना हो जाएगा 4, चौथी रेखा के लिए 5, पांचवी रेखा के लिए इस प्रकार से। जैसे मान लो बामर श्रेणी की पहली रेखा है, इसका मतलब बामर श्रेणी क्या दिया जाए तो n1 का मान 2, और पहली रेखा है तो n2 का मान 3, दूसरी रेखा है तो n2 का मान 4, तीसरी रेखा है तो n2 का मान 5, चौथी रेखा है तो इस प्रकार से बढ़ते जाएंगे अपन। या फिर इस प्रकार से कहेंगे कि अल्फा बीटा गामा, पहली रेखा को अल्फा कहेंगे, दूसरी को बीटा, तीसरी को गामा, इस प्रकार से अल्फा बीटा गामा डेल्टा। आपको ऐसे रेखा का नाम न दे और कहे कि गामा रेखा है, डेल्टा रेखा है, तो इस प्रकार से ध्यान रखना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा नीटा ईटा, ये क्रम होता है इनका। दोबारा सुने, अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा नीटा ईटा, ये है पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा, चौथी रेखा। मुख्य रूप से आपको अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा तक ही पूछा जाता है। तो अब देखो, इसकी सहायता से आपको जैसे कह दिया जाए लाइमन श्रेणी की रेखा दे दी जाए या बामर श्रेणी की, जैसे आपको कह दिया जाए बामर श्रेणी की तीसरी रेखा है, बामर कह दिया जाए तो n का मान है, n1 का मान 2 गया, तीसरी रेखा है, इसका मतलब है हो सकता है कि n2 का मान 3 हो तो पहली, 4 हो तो दूसरी, 5 हो तो तीसरी, यानी कि 3 हो तो पहली, 4 हो तो दूसरी, 5 हो तो तीसरी। तीसरी रेखा की बात करें तो मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ इस रेखा की बात हो रही है, यानी कि अल्फा बीटा गामा रेखा की बात हो रही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n2 का मान कितना जाएगा 5। तो इस प्रकार से आप से लैम्डा पूछी जा सकती है, या फिर तरंग संख्या न्यू बार, वेव नंबर पूछे तो न्यू बार है, तो RH का मान 109,700 होता है लगभग में। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब निम्न सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वह हायर सेल में चला जाता है, और हायर सेल से वापस फिर निम्न सेल में आता है। जैसे अपने ये मानो कि n1 सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो वह n2 सेल में चला गया, और n2 सेल से कुछ समय ठहरने के पश्चात वो वापस आता है। वो समय बहुत ही कम होता है, 10⁻⁸ सेकेंड, और वापस जब आता है इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में छलांग लगाता है तो ऊर्जा का फोटोन, एनर्जी का फोटोन उत्सर्जित करता है, और इस फोटोन की जो एनर्जी होती है बराबर h न्यू, तो h न्यू की जगह आप लिख सकते हो c/λ, और लैम्डा ये उत्सर्जित फोटोन की वेवलेंथ है, यानी कि उत्सर्जित फोटोन की तरंग दैर्घ्य है। तो इस जो ऊर्जा डिफरेंस होगा वो क्या होगा, En2 - En1, यानी कि ऊपर वाली ऊर्जा में से नीचे वाली ऊर्जा घटा दोगे तो ये आ जाएगा ऊर्जा डिफरेंस, जिसको अपने डेल्टा En2 क्या है, n2 सेल की एनर्जी को En2 कहें, n1 सेल की एनर्जी को En1 कहें। एनर्जी का फॉर्मूला आप जानते हो, बोहर एनर्जी का फॉर्मूला अपने ज्ञात किया था। ये सूत्र क्या था कि -z² / n² × 2π² me⁴/h²। तो n2 की एनर्जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n2², और n1 की एनर्जी है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा n1²। तो इन ऊर्जा का डिफरेंस डेल्टा ई क्या होगा, En2 - En1, डेल्टा ई बराबर En2 - En1। En2 का मान यहां पर रख दिया
और En1 का मान यहाँ पर रख दिया और बीच में माइनस का निशान है। ध्यान दें कि इनके साथ माइनस के चिन्ह पहले से ही है, तो ये माइनस माइनस का निशान तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर अपने ने ऐसा किया, प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। जो कॉमन चीज थी उसको बाहर निकाल लिया, तो बचा क्या, 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। अब डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकते हैं अपने, डेल्टा ई की जगह क्या लिख सकते हैं, एच न्यू, क्योंकि यहाँ पर डेल्टा ई क्या है, इस इनके बीच का एनर्जी डिफरेंस है, यानी कि N2 सेल से N1 सेल में कोई इलेक्ट्रॉन आता है तो ऊर्जा का फोटोन उत्सर्जित करता है, उसकी ऊर्जा क्या है, E बराबर एच न्यू। और न्यू की जगह आप क्या लिख सकते हो, न्यू आवर्ती है, इसकी जगह आप लिख सकते हो c/λ। c क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन। जो फोटोन यहाँ पर इमिशन हुआ है, उत्सर्जित हुआ है, उसकी लैम्डा है, वेवलेंथ है, और h प्लांक कांस्टेंट आप जानते हो, तो ये हो जाएगा। अपने को यहाँ पर hc को इधर भेज दें तो क्या जाएगा, इधर 1/λ बराबर, तो h को इधर भेजा तो क्या जाएगा कि जेड स्क्वायर को तो वैसा का वैसे लिख दिया, इंटू 2 की स्क्वायर me⁴, और c को भी नीचे लाए, ये राशि h को नीचे लाए तो एक h की स्क्वायर तो पहले से थी, तो एक h और नीचे आ गया तो क्या आ जाएगा, CH3। तो यहाँ पर बचेगा 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। अब देखो 2 की स्क्वायर me⁴/CH3, ये सभी डाटा अपने को पता होता है। 2 का मान 2 ही होता है, पाई का मान क्या होता है, 3.1416 है। m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम में। ई इलेक्ट्रॉन प्रवेश 1.6 × 10⁻19। सी प्रकाश का वेग, एच प्लांक कांस्टेंट जिसका मान 6.626 × 10⁻34 जूल × सेकेंड। तो ये डाटा अपने को पता है, तो ये डाटा रखे गए, और रखने के बाद में इसको एक ये नियतांक है, तो एक नियतांक दे दिया आपने, RH कह दिया इसको, ये नियतांक है, इसको RH कह दिया, हाइड्रोजन के लिए नियतांक है, क्योंकि हाइड्रोजन का Z तो क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ जाएगा RH 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। अब RH को कहा जाता है रीड वर्ग नियतांक। RH को क्या कहा जाता है, रीड वर्ग नियतांक। और RH का जो वैल्यू होती है RH की, वो होती है, RH की वैल्यू को मैं यहाँ लिख रहा हूँ 109,677 सेमी की इनवर्स, 109,677 सेमी की इनवर्स। ये क्या है, RH की वैल्यू है। और इसको कंबाइंड रूप से किसी भी एटम के लिए निकालना हो तो कंबाइंड रूप से क्या कहा जाता है, इस पूरे को R कहा जाता है। या मैं ऐसे कह दूं RH × Z की स्क्वायर को क्या बोल देते हैं, रीड वर्ग नियतांक ओवरऑल। तो R बराबर क्या हो जाएगा, Z की स्क्वायर इंटू RH। Z की स्क्वायर इंटू RH को क्या बोल देते हैं अपने R। Z एटॉमिक नंबर है, हाइड्रोजन के लिए तो 1 हो जाएगा, और बाकी के लिए हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, तो ये एटॉमिक नंबर आप सबको सभी जानते हो। और RH का मान है वो ये है 109,677 सेमी की इनवर्स। तो इसको रीड वर्ग नियतांक कहते हैं, क्योंकि ये रीड वर्ग ने ज्ञात किया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, रीड वर्ग नियतांक। और एक वैल्यू और याद रखना आप कि ये वैल्यू कम आएगी अपने न्यूमेरिकल में, 1/r का मान काम आता है, और 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम में। तो ये MTR रखना आप कि 1/r का मान है वो कितना होता है, 1/r, एक बार दोबारा देखो,
912 912 आरस्टाम में। आरस्टाम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो ये 1/r का, r की वैल्यू होती है, 1/r का मान होता है। कोई इलेक्ट्रॉन N2 सेल से N1 सेल में आता है तो उसके लिए तरंग संख्या न्यू बार यानी कि 1/λ का मान ये होता है RH/z², 1/N1² माइनस 1/N2²। और इसका मात्रक क्या होगा, सेमी की इनवर्स, या MKS में कहें अपने SI पत्ती में तो मीटर की इनवर्स। अब देखो ये RH हाइड्रोजन के लिए इसका मान 109,109,677 सेमी की इनवर्स होता है। अपने 1/r सूत्रों में काम आएगा, आगे न्यूमेरिकल करेंगे तो 1/r बराबर 912 आरस्टाम होता है। अब देखो अपने लैम्डा ज्ञात करना आता है। जैसे मान लो ये कोई N2 सेल है, वहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन छलांग लगाता है N1 सेल में, तो जो फोटोन उत्सर्जित हुआ है उसकी लैम्डा क्या होगी, इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। तो लैम्डा के लिए अपने 1/λ का सूत्र क्या आ गया, RH/z² 1/N1² माइनस 1/N2²। अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लो, N1² और N2² का एलसीएम ले लें तो क्या आएगा, N1² इंटू N2²। जैसे 1/2 और 1/3 का एलसीएम क्या आता है 6, तो क्या किया आपने 2 और 3 का मल्टीप्लाई किया, गुणा किया है। इसी प्रकार से N1² और N2² का एलसीएम आएगा N1² इंटू N2²। तो N1² तो यहाँ से कट जाएगा तो बन जाएगा क्या, N2² माइनस N1² के आगे क्या आ जाएगा 1/λ बराबर RH/z²। अपने को लैम्डा चाहिए तो इसीलिए इस पूरी समीकरण को क्या कर दो, उलट दो। पूरी समीकरण को उलट दोगे तो क्या आ जाएगी, लैम्डा आ जाएगी। या फिर ऐसे मान लो कि इसका लैम्डा को इधर भेज दो, इस पूरी समीकरण को इधर भेज दो, तो लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, N1² नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, N1² इंटू N2² अपॉन N2² माइनस N1²। और ये नीचे आ जाएगा RH/z², ये आ जाएगा। तो इस हक के आधार पर लैम्डा है वो आराम से निकल जाएगी। और एक ये सूत्र भी बता दिया आपको, 1/RH का मान क्या होता है 912 आरस्टाम। तो 1/RH का तो आप सीधा ही ध्यान रखो 912 आरस्टाम में होता है, तो ये आरस्टाम में आ जाएगा। तो आप क्या करना है, संक्रमणों के जो ट्रांजिशन हो रहे हैं उनके वर्ग कर गुणा और नीचे इसका वर्ग कर घटाना है। हाइड्रोजन के लिए कहते हैं तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो आपके लिए लैम्डा हाइड्रोजन के लिए पूछे तो 912 N1² इंटू N2² अपॉन N2² माइनस N1²। एग्जाम्पल के रूप में देखो, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन N बराबर 3 से छलांग लगाकर किस में आ रहा है, मान लो N बराबर 2 में आ रहा है। 3 यानी कि सेल 3 है, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसने क्या किया छलांग लगाई, किस में आ गया, N बराबर 2 में आ गया। तो यहाँ पर जो फोटोन निकला उसकी लैम्डा क्या होगी ये आपसे पूछ लिया जाए। तो बहुत ही सरल बात है कि अपने इसमें लिख दें, लैम्डा बराबर क्या होगी, सबसे पहले तो 912 लिख दिया, N1² N1 कौन सा है, ये N2 होता है, ये N1 कितना हो गया 2², N2² कितना हो जाएगा 3²। यानी कि पहले इसका स्क्वायर कर लो और इसका स्क्वायर कर लो, गुणा कर लो, और नीचे क्या करना है इसके स्क्वायर का घटाना है। तो क्या हो जाएगा 3² माइनस 2², तो ये आ जाएगा। तो 2² 4, 3² 9 अपॉन 9 माइनस 4 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो ये आ जाएगा बस।
इसका आसानी से लैम्डा का मान आप निकाल सकते हो। तो ध्यान ये देना है कि आप ऐसे मान लो कि एक एग्जाम्पल के रूप में और देखें अपने कि मान लो कोई n बराबर 5 में है और उसने छलांग लगाई मान लो n बराबर 2 में। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले लैम्डा निकालनी है कि यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन n बराबर 5 से n बराबर 2 में आया तो इसकी लैम्डा क्या होगी। तो ऊपर वाले की स्क्वायर करो कितनी आई 25, नीचे वाले की स्क्वायर करो कितनी आई 4, 2 की स्क्वायर 4। तो ऊपर इसकी स्क्वायर और इसकी स्क्वायर करके गुणा कर दो, इसकी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे क्या करना है इसकी स्क्वायर का घटाना है। तो 25 माइनस 4 और इसको कितने से गुणा कर देना है 912 से। तो ये आ जाएगी आंसर में। तो बहुत ही सरल हो जाएगा, नीचे 21 बचेगा, भाग दे दो। तो बस सीधा सा है, ऊपर की स्क्वायर नीचे वाले की स्क्वायर करके गुणा कर दो, ऊपर की स्क्वायर नीचे वाले की स्क्वायर नीचे घटा दो, इसको 912 से गुणा कर दो, नेक्स्ट टर्म में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। यानी कि किसी भी ट्रांजिशन की लैम्डा है वो आसानी से ज्ञात की जा सकती है। कि कैलकुलेट बामर सीरीज थर्ड लाइन लैम्डा फॉर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए बामर श्रेणी की तीसरी लाइन की लैम्डा बताओ। तो सबसे पहले अपने सभी सीरीज के नाम याद होने चाहिए कि लाइमर, बामर, पासन, ब्रैकेट, फंड, एम्फरी। तो इसके लिए अपने याद करने का ये तरीका भी है, ये ट्रिक है आसान सी कि लाया बापू बर्फ है। तो लै से बनाओ लाइमन, बै से बामर, पै से पासन, बै से ब्रैकेट और भैंस से फंड, है से एम्फरी। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में छलांग लगाता है कहीं से तो लाइमन, दूसरी कक्षा में छलांग लगाता है, दूसरी सेल में छलांग लगाता है तो बामर, तीसरी सेल में छलांग लगाता है तो पासन, चौथी सेल में छलांग लगाता है तो ब्रैकेट, पांचवी सेल में छलांग लगाता है तो फंड और छठी सेल में छलांग लगाता है तो एम्फरी। तो ये कौन सी है बामर। तो कौन सी श्रेणी है दूसरी श्रेणी है। दूसरी श्रेणी आते ही अपने को ये पता चल गया कि छलांग लगा रहा है कहाँ पर लगा रहा है। ये मान लो n बराबर है 1 है, ये n बराबर 2 है, कहाँ ऊपर से लगा रहा है लेकिन आ कहाँ रहा है n बराबर है 2 में, ये रेखा है। और कौन सी लाइन है थर्ड लाइन है। थर्ड लाइन है तो इसका मतलब है ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है, तो ये वाली है, ये वाली है। इसका मतलब क्या है कि ये कौन सी आ रही है n बराबर 2 में आ रही है। कहाँ से n बराबर 3 से नहीं आ रही, n बराबर है 4 से नहीं आ रही, तो n बराबर है 5 से आ रही है। तो कहाँ से आ रही है कुल मिलाकर n बराबर 5 से लेकर n बराबर 2 में आ रही है। छलांग कहाँ से कहाँ लगा रही है n बराबर 5 से n बराबर 2 में आ रही है। तो जो भी फोटोन उत्सर्जित करेगी उसकी लैम्डा क्या होगी। तो बस इतना पता लगाना है। इसके बाद में तो वही लैम्डा वाला अभी जो सूत्र बताया था वो का वही मल्टीप्लाई है, नीचे माइनस वाला है, तो क्या आ जाएगा 912। क्या आ जाएगा देखो लैम्डा का सूत्र क्या, लैम्डा बराबर है 912 आरस्टाम में और ऊपर वाले की स्क्वायर, ऊपर क्या करना है स्क्वायर का गुना, नीचे क्या करना है स्क्वायर का घटाव। तो स्क्वायर किसकी 5 की स्क्वायर, 5 से आ रहा है तो 5 की स्क्वायर करती, कहाँ रहा है 2 में आ रहा है तो 2 की स्क्वायर करती और इनका क्या कर दिया गुना कर दिया। नीचे क्या करना है इनका घटाव करना है 5 की स्क्वायर माइनस 2 की स्क्वायर, जो भी आंसर आई वो नेक्स्ट टाइम में आ जाएगा। तो बहुत सी सिंपल बात है। पहले तो ये पता लग लो कि कहाँ से कहाँ आ रहा है, फिर ये सूत्र बता दो ऊपर वाले की स्क्वायर इंटू नीचे वाले की स्क्वायर अपॉन ऊपर वाले की स्क्वायर माइनस नीचे वाले की स्क्वायर को 912 से गुणा कर दो। तो इस प्रकार से आपको ये कहते हैं हाइड्रोजन नहीं, जैसे आपको कह देता है हीलियम है, तो हीलियम होता तो क्या करना था आपको, यहाँ पर जेड की स्क्वायर का भाग और दिया जाएगा, यानी कि 4 का भाग और दिया जाएगा। हीलियम हो तो क्या हो जाएगा जेड की स्क्वायर का भाग देना होता है इसमें लैम्डा में, क्योंकि ये 1/r का मान होता है 1/r जेड की स्क्वायर होता है नीचे। तो इस प्रकार से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए कुछ ही थर्ड लाइन की जगह आपसे कह दे लास्ट लाइन। लास्ट लाइन का अर्थ क्या हो जाएगा 5 से नहीं आ रहा अब कहाँ से आ रहा है ये अनंत से। लास्ट लाइन, लास्ट में तो क्या है लास्ट में अनंत है, अनंत से आ रहा है, तो अनंत से आ रहा है तो फिर आप सीधे ही सूत्र में उसमें रखो कि लैम्डा बराबर वो लिखो कि 1/लैम्डा बराबर
आर एच जेड की स्क्वायर 1/n1 की स्क्वायर माइनस 1/n2 की स्क्वायर। n2 का मान क्या हो गया, अब अनंत हो गया। अनंत की स्क्वायर का 1 में भाग देंगे तो ये 0, तो ये टर्म ही समाप्त हो जाएगी, ये टर्म ही समाप्त हो जाएगी। तो लैम्डा बराबर क्या आएगा, तो ये इतना ही बचेगा। तो इसको उल्ट दो, अब लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, n1 की स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो, तो आर एच जेड की स्क्वायर हाइड्रोजन है तो जेड का मान 1 हो जाएगा, तो अपॉन आर एच। अपॉन आर एच का मतलब 1 अपॉन आर एच कितना होता है, 912, और n1 की स्क्वायर। तो जैसे मान लो दूसरी में आ रहा है तो 912 को किससे गुणा कर दो, दूसरी में आ रहा है तो 4 में। ये ऐसे पूछा जाए आपको कि कैलकुलेट बामर सीरीज, बामर सीरीज आते ही n1 बराबर क्या हो गया 2, यानी कौन सी कक्षा में आ रहा है 2 में। और लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन पूछ रही है तो आ कहाँ से रहा है, अनंत से, तो अनंत से आ रहा है तो n2 का मान अनंत रख देना। तो बहुत सिंपल है।